नई शिक्षा नीति जो कि एक ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है हमारे आने वाले समय में। और इस नई शिक्षा नीति के ज्वलंत विषय को आप सबके बीच में रखने के लिए मुझे आप सबने मौका दिया। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जितने भी उपस्थित यहाँ पे प्रधानाचार्य लोग जुड़े हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, और बाकी जो भी गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सीधे विषय पे आता हूँ। नई शिक्षा नीति को जानने के पहले थोड़ा सा मैं भारत के इतिहास में थोड़ा पीछे में जानने के आप लोगों को लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। 1947 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात इस देश में 1948-49 में एक कमीशन बना जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना। 1964 से 66 में एक कमीशन बना था जिसका नाम था कोठारी कमीशन, और या दूसरा इसका नाम दिया गया था इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन। ये दोनों कमीशन, और उसके बाद फिर नंबर आता है जब हम आते हैं 1968 में एक कमीशन बनी थी जिसको बोला गया था इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये कोठारी कमीशन का ही थोड़ा एक्सटेंडेड रूप है। मैं ये थोड़ा इतिहास आपको इसलिए बता रहा था कि 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश से आजादी के बाद 1968 में पहली भारतीय शिक्षा नीति आई। ये 21 साल, यानी कि ये शिक्षा को किस जगह पे हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे भाग्य विधाताओं ने, नीति नियंताओं ने किस जगह पे रखा, किस प्रायोरिटी पे रखा, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि 21 साल बाद 1947 से लेकर के 1968 में जो पहली शिक्षा नीति आई, 21 साल बाद फिर दूसरी शिक्षा नीति आई। वो आई नहीं थी 1986 में शिक्षा नीति, नेशनल कमीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी थी, जो 1986 में आने के बाद इसको रिव्यू में भेज दिया गया, रिवीजन में चली गई, और फिर 1992 में 1992 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और फिर 1992 के बाद आज 2020 में फिर दूसरी नई एक शिक्षा नीति आई है, जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि शिक्षा की प्रायोरिटी किस बेस पे है, ये ध्यान में रखने की बात होती है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो पहली इस देश की ऐसी शिक्षा नीति है जो भारतीयों के द्वारा, भारत की मानसिकता के द्वारा, भारतीय चाहते क्या हैं, भारतीय की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये ध्यान में रखते हुए, और पूरी तरह से एक ऐसी ड्राफ्ट है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको बनाया गया है जो वास्तव में हम सब जो चाहते थे, जो भारतीय शिक्षा नीति होनी चाहिए थी, उसका बहुत कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को मिली है जो 1947 के बाद, मेरे हिसाब से मैं इसको पहली शिक्षा नीति मानता हूं, भले सरकारें कुछ भी कहें। उसके पहले कोई शिक्षा नीति मेरे हिसाब से ऐसी नहीं थी जिसमें सही तरीके से सोचा जाए कि हाँ ये शिक्षा नीति है जिससे अच्छे से काम किया जा सकता है। अब बीच बीच में 2-3 एजुकेशन पॉलिसीज भी आए थे, जैसे 1979 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसको एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, वो ड्राफ्ट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था। फिर 1990 में आया जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी बनी, और बीच बीच में आते आते फिर बीच में एक जो RTE आया, राइट टू एजुकेशन, भी उससे भी सभी लोग परिचित होंगे ही। ये सारी हिस्ट्री मैं इसलिए आपको दे रहा था कि थोड़ा सा हमारी शिक्षा पे कितनी जोर है, क्या हम लोग सोचते हैं, चाहते क्या हैं, वो हमें मिला या नहीं मिला।
जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी बहुत से टीचर्स थे, आप लोग भी, आप पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को फेस करते होंगे, और सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम आज भी वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे पिताजी पढ़ते थे। समय बिल्कुल बदल गया है। आज समय इतनी तेजी से बदला है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर है। आज टेक्नोलॉजी हर जिंदगी में, हर आदमी के जीवन में आ गई है, लेकिन इसको परिवर्तन करने की कितनी ज्यादा आवश्यकता थी, ये आज इस शिक्षा नीति ने हमको दिया है। अब इस शिक्षा नीति में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन पे कुछ मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सारी शिक्षा नीति वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब लोगों के पास है, लेकिन सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो उसमें कुछ जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो पहली मुद्दा ये है, आप जानते हैं कि हमारा देश एक समृद्ध परंपरा रही है, मतलब हजारों सालों से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं हमारे देश में, जैसे चरक, सुश्रुत, ये इन लोगों ने जो जो चीजें दी, चाणक्य हैं उसमें, बहुत सारे लोग विद्वान हैं, लेकिन उन विद्वानों को कोई पूछता नहीं था, उन विद्वानों की कहीं चर्चा ही नहीं होती थी किसी भी एजुकेशन बुक में, कहीं पे भी नहीं। हम लोग पढ़ते क्या थे, जो विदेशी विद्वानों ने कह दिया हम लोग उसी को पढ़ते थे। हम लोगों ने कभी अपने विद्वानों को अहमियत ही नहीं दी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उस पे जोर दिया गया है। हमारी अतीत की परंपरा को साथ में रखते हुए, जो हम हजारों साल पहले से जो हमारी समृद्ध विरासत है, उस विरासत को साथ में रखते हुए हम कैसे आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारी नींव को हमें खत्म करना है, नहीं, हमको उनको साथ में लेते हुए, उनकी विचार को, उनके जो सोच है उनको ध्यान में रखते हुए हमें नई जो चीजें बदल रही हैं, जो समावेशी, यानी कि जो हमारी, ऐसा बोला जाए कि समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमें मिलेगी, यानी कि सस्टेनेबल एजुकेशन, ये इस शिक्षा पॉलिसी, शिक्षा नीति में हम सबको देखने को मिलेंगी। इसमें कई कैटेगरी में कई चीजों पे बांट के इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक तो स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा फाइनेंस, फिर चौथा टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये 6 कैटेगरी जो मैंने अपने समझ में आया है, इस 4-6 कैटेगरी के बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा स्कूल एजुकेशन पे, और फिर आगे हायर एजुकेशन को भी थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो हायर, मैं स्कूल एजुकेशन में जो अभी तक पैटर्न रहा है वो 10+2 का। आप सबको मालूम है कि जो हम 10+2 का मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल में जो दिया जाता था कि पहली, जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तो पहला एडमिशन क्लास 1 में उसको दिया जाता था, और क्लास 1 से लेकर के वो 16 साल की उम्र तक वो 10th की स्टडी करता था। फिर 2 साल उसको सब्जेक्ट अपने ऑप्शन दिए जाते थे, और क्लास मतलब 10वीं कक्षा तक उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते, सारे बच्चों को, चाहे वो कहीं का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो। अभी क्या है कि जो नया पैटर्न बदला है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी कही गई है कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। यानी कि ये जो अब सिस्टम बना है वो कहा गया है कि 5+3+3+4। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे वो ज्यादातर लोग इस पद्धति में पढ़े होंगे कि प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं कि प्री प्राइमरी के कोर्सेज को भी रखते हैं। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, केजी, केजी 2, फिर क्लास 1 का एडमिशन होता है। तो अब क्या है कि सरकार ने अपने विद्यालयों में भी, अपने शिक्षा सिस्टम में भी सरकार ने इस सारे सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के कहा है, और सरकार ने उसको जो टाइम दिया है वो कहा है कि 5 साल का जब बच्चा होगा, 3 साल से 5 साल तक जो बच्चा होगा वो, सॉरी 6 साल तक, 3 साल से 6 साल तक जो उसका एजुकेशन होगा वो किस में होगा, वो फाउंडेशन कोर्स में नाम दिया जाएगा, फाउंडेशन स्टेज की बात की जाएगी, यानी कि प्री प्राइमरी। दूसरा आएगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब ये है कि जो आगे का 3 साल है, यानी कि 3 से 5 क्लास तक, क्लास 3 से, ये 3 साल का जो नाम होगा उसमें हम प्रिपरेटरी स्टेज का नाम देते हैं। देन मिडिल स्कूल, मिडिल स्टेज में ज्यादातर हमारे यूपी में जो हिंदी बेल्ट के लोग होंगे वहां पे मिडिल स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आता था, 6 से 8 तक का जो क्लास होता था
उसको मिडिल स्कूल, तो वो एज इट इज उसमें मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। और चौथा जो स्टेज इसमें है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि क्लास 9th से लेकर के 12th तक, 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो स्कूलिंग होगी वो सेकेंडरी स्टेज। यानी कि आपको जो सेलेक्ट करना है हमको, वो किसकी चीज को सेलेक्ट करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है 9वीं कक्षा में ही। यानी कि आपका कैरियर कहाँ जाना है वो कक्षा 8 तक बच्चा आते आते बच्चे को ये डिसाइड कर लेना है कि उसका कैरियर किस फील्ड में होगा। पहले ये चीज नहीं था, पहले 10वीं 12वीं में जाकर के हम ऑप्शन 10वीं के बाद 12वीं में जाकर के हम ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, जिनको साइंस में जाना होता था, साइंस में भी मैथ्स, बायो, देन कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे स्ट्रीम हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा कि जब इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 9वीं में आकर के ही बच्चा अपने जो स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहेगा सिलेक्ट करेगा। प्री प्राइमरी स्टेज में जो फाउंडेशन में जो सरकार ने कहा है कि इनके बच्चे जो होंगे जो प्री प्राइमरी स्टेज में रहेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ेंगे, उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाना है। अभी बहुत सारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें जैसे राजस्थान है और भी कई सरकारें हैं, जो आंगनबाड़ी स्कूल बिल्कुल वहां कोई काम वाम नहीं होता नहीं था, तो आंगनबाड़ी केंद्र को सरकारों ने ये कहा है कि अब जो बच्चे होंगे 3 साल प्री प्राइमरी के, वो आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आंगनबाड़ी सेंटर के जो बच्चे हैं, सॉरी, आंगनबाड़ी के जो उसके संचालक हैं, उन संचालकों के पास ऐसे उनकी नौकरी लग गई है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सरकार ने उसके लिए एक रास्ता निकाला है। सरकार ने कहा है कि ऐसा जो संचालक होगा, जो उनको जो 12वीं पास होंगे उनको हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और ऐसे जो होंगे जो 12वीं पास नहीं होंगे उनके लिए सरकार ने 1 साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था करी है और सर्टिफिकेट की व्यवस्था करी है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था करी है। उसमें आप उनको एडमिशन लेना होगा, 6 महीना साल भर के सरकार ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग दे करके फिर वहां पे उन बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाई उनके लैंग्वेज में होगी, मदर टंग में होगी, यानी कि जो उनका लोकल लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में होगा। जिस भी भाषा में वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो उनका मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में उनको पढ़ाई किया जाएगा। इसका ये एक तरह से सरकार ने नियम बना दिया है। आगे इससे देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो ये होगा कि आंगनबाड़ी की जो संचालक होंगे उनको भी काम मिलेगा। बच्चे चूंकि बचपन में होते हैं, तीसरे चौथी 5वीं साल के होते हैं, तो उन बच्चों को भी वो घर के करीब में होंगे, माता पिता के भी करीब में होंगे, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है अपने उस मातृभाषा में, उस लोकल लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई होगी, तो सारी चीजों को वो पूरी तरह से बहुत बहुत आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं वो सारे बच्चे। आगे जब ये मिडिल स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है, फिर वो प्रिपरेटरी स्कूल स्टेज में जाएंगे, फिर मिडिल स्कूल में जाएंगे, फिर सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। सेकेंडरी स्टेज में सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। सेकेंडरी स्टेज का मतलब 9th क्लास में बच्चे को अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है कि उसको साइंस पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, क्या करना है। अभी सरकार ने कहा है कि पहले क्या होता था कि साइंस यानी कि जैसे बायोलॉजी का बच्चा है, मैथ्स का बच्चा है, तो उसको मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम का ग्रुप होता था या पीसीबी का ग्रुप होता था। उसमें 2 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज होते थे, या तो इंग्लिश या हिंदी, या जो भी लैंग्वेज होती थी वो एज पर एजुकेशन पॉलिसी 1992 जो 86 में बनी थी, 1992 में वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो उस एजुकेशन पॉलिसी में चूंकि 3 भाषा की अनिवार्यता थी, तो उस 3 भाषा को की अनिवार्यता के हिसाब से अभी 2 भाषा हम पढ़ते थे, इंग्लिश या हिंदी, और दूसरा 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा अगर मैथ्स का होगा तो अगर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा तो वो भी उसको ऑप्शन मिलेगा। बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ना चाहेगा और साइंस और आर्ट्स दोनों साथ साथ पढ़ सकता है। बच्चा अगर ललित कला पढ़ना चाहेगा तो वो भी मैथ्स के साथ पढ़ सकता है। ये सारे ऑप्शन बच्चे को दिया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम जो होते थे पहले, वो सारे इवेल्युएशन जो होता था, अभी भी बोर्ड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसकी जितनी वैल्यू दी जाती थी, जितना वेटेज दिया जाता था, अब वो वेटेज कम किया गया है। उतनी ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाएगा जितना पहले वेटेज बोर्ड एग्जाम को दिया जाता था।
अब क्या है कि सतत एग्जाम्शन होगा, और पहला एग्जाम 9th में होगा, मतलब 10th का होगा, उससे पहले कोई एग्जाम बच्चे को नहीं देना है। अब इवेल्युएशन का पैटर्न भी बिल्कुल अलग हो गया है। वे इवेल्युएशन का पैटर्न का मतलब क्या है कि इवेल्युएशन उसके बिहेवियर से होगा। इवेल्युएशन उसका एक स्टूडेंट भी उसका इवेल्युएशन करेगा, सारे जितने भी बच्चे होते हैं एक दूसरे के वो सब इवेल्युएशन करेंगे, टीचर बच्चे का इवेल्युएशन करेगा, गार्जियन के भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो उनके रिलेशंस होते हैं, यानी कि उसका एक ऑलराउंड इवेल्युएशन का एक सिस्टम दिया गया है, अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। हालांकि इसको पूरी तरह से एनसीईआरटी अभी उसका करिकुलम डिजाइन करेगी, और जब डिजाइन कर देगी तो फिर उससे सारी चीजें सॉर्ट आउट होके आ जाएंगी कि किन किन क्राइटेरिया पे उनको हमको इवेल्युएशन करना है, टीचर इवेल्युएट करेगा। लेकिन वो सारे इवेल्युएशन को अलग अलग हमने बना दिया है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी में, नई एजुकेशन पॉलिसी में वो रखा गया है। करिकुलम डिजाइन जो एनसीईआरटी करेगी, कोर्स को पूरी तरह से वो बदलाव करेगी। बदलाव करने के लिए एनसीईआरटी ने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वो 2020-21 ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया है, और उसके बेस पे वो काम भी करने लगे हैं। अभी एनसीईआरटी के चेयरमैन का मेरे ख्याल से 15 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 2022-23 तक वो लोग पूरा करिकुलम को डिजाइन कर देंगे, और करिकुलम डिजाइन करके वो सारी चीजें फ्रेम आउट होकर के सामने आ जाएंगी हम सबके सामने। सब लोग उस पर ध्यान देना, पढ़ना, समझना, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और ये 2021-22 तक सरकार का भी टारगेट है कि जो इसको डिजाइन 2022-23 तक सरकार ने टारगेट लेके रखा है कि हम 2022 या 2023 तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके पहले वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ेंगे, लोगों को उसके बारे में जानना पड़ेगा, करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा, सारी चीजें वो, यानी कि अगर आज के समय में कोई बच्चा अगर 8वीं क्लास में है और अगर 2023 तक सरकार उस पर कुछ चेंजेस कर सकती है, तो 2023 में बच्चा जाएगा तो बोर्ड एग्जाम या ऐसा उसका उसको नए पैटर्न पे सारी चीजें करने को मिलेगा। सरकार ने कहा है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि 2030 तक, नहीं 2035 तक, सरकार ने 2035 तक इसका जो टारगेट रखा है वो ये कहा है कि वो उसको लिटरेसी रेट किसका, फाउंडेशन कोर्स का लिटरेसी रेट जो है, प्राइमरी लेवल के लिटरेसी रेट को उन्होंने सरकार ने कहा है कि हम 100% उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइमरी लेवल का भी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो 100% नहीं है। सरकार ने 2035 तक का टारगेट रखा है कि हम वहां तक जाके उसको हाँ ठीक है 2025 तक सरकार ने कहा है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। फिर सरकार ने यह भी कहा है कि 2025 तक शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होगा वो 30:1, 30 अनुपात 1 का होगा। जो ये सरकार के ने एक दीक्षा पोर्टल लाया है, जो अभी सब लोग उसको जान भी गए होंगे, नहीं जाने होंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। तो टीचर की जो ट्रेनिंग सिस्टम होगी वो एक तरह से ऑनलाइन होगी। दीक्षा पोर्टल से सारी चीजें, ट्रेनिंग पोर्टल सरकार ने दिया है, उसी से सारे टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। रीडिंग राइटिंग, जो मैं बच्चों का करिकुलम की बात मैं कर रहा था कि जिसमें रीडिंग राइटिंग, उसके स्पीकिंग, उसके काउंटिंग, अर्थमेटिक, मैथमेटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों पर फोकस करने की अब बात की जाएगी। उसके पहले वो सारी चीजें नहीं होती थी। उसके पहले केवल एक सेट ऑफ एक कोर्स होता था, कोर्स को गवर्नमेंट ने डिजाइन कर दिया, उस डिजाइन को हमें पढ़ाना होता था और उसी की बेस पे हम एग्जाम कराते थे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी पहले, उन सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, जैसे कोई बच्चा आर्ट में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, कोई बच्चा सिंगिंग करता है, कुछ बच्चा और भी जो उसके एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता है। तो पहले जो इस पे मार्किंग होती थी वो केवल ऐसा, मतलब पास होने के लिए उस पर नंबरिंग कर दिया जाता था। ऐसा कोई नहीं था कि नहीं उस पे कोई उस पे मतलब कंपलसरी नहीं होता था वो एक तरह से। लेकिन अभी क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में उन सभी को हम उतना ही वेटेज देंगे जितना हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी को वेटेज देंगे। यानी कि सारे सब्जेक्ट को एट पार माना जाएगा, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोई पेपर हो या नॉर्मल का कुछ ऐसा हो।
सरकार ने कहा है कि 2035 तक जीईआर का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सरकार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सरकार का मानना है कि वो 2035 तक जो प्राइमरी स्कूल का लेवल का है उसमें वो 100% उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। ये जीईआर, सॉरी माफी चाहूंगा, प्राइमरी लेवल का मैं बोल रहा हूँ। जीईआर ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% उनका होगा 2035 तक। जैसे जीईआर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी जिले में अभी 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चे में से अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है और आगे तक 5वीं तक पढ़ता है, तो अगर वो आते आते उसमें से 900 बच्चे ही आते हैं, तो यानी कि टोटल जीईआर जो हमारा होगा वो 90% होगा। अभी जो करंट जीईआर है वो ये है 55.6%, यानी कि 565, 1000 में 565 बच्चे का अभी जीईआर है जो प्राइमरी लेवल तक है। सरकार ने ये कहा है कि आगे उसके ऊपर का जो जीईआर होगा वो हमारा जो आगे बढ़ेगा वो 80% मिडिल स्कूल का सरकार ने माना है कि हम उसको 80% अचीव करेंगे 2035 तक। अभी वो जीईआर जो मिडिल स्कूल का है वो 26.3% का करंट टाइम में जो जीईआर चल रहा है। यानी कि बच्चा जब धीरे धीरे प्राइमरी में एडमिशन लेता है, आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बच्चों का टीचिंग रीडिंग राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो इसके वजह से सरकार ने उन सभी को प्रमोट करने के लिए ये सारी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। क्योंकि 8वीं तक तो कम से कम बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई करे। जब 8वीं तक पढ़ेगा, 8वीं तक बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हमें उसको उसका करियर कहाँ जा रहा है, वो किस फील्ड में जा रहा है। फिर उसके बाद को जो सेकेंडरी लेवल की सरकार ने कहा है वो भी 50% पे सरकार ने जोर दिया है। जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने जोर दिया है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक हम आते आते 50% का टारगेट अचीव करेंगे। ये मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने चेंजेस किए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक मल्टी स्टडी का ऑप्शन आएगा, मल्टी स्टेज स्टडी का, मल्टीपल ऑप्शंस बच्चे को मिलेगा। सरकारी नीतियां, सरकारी स्कूल और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन एक इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सरकार कहती है, जो मैं लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा की बात कर रहा था, सरकार कह रही है कि एज पॉसिबल, यानी कि जितना संभव हो सके। तो जितना संभव हो सके तो ये तो मतलब एक तरह से राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप सब जानते भी होंगे कि जो शिक्षा, जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो राज्य के ऊपर है। राज्य अपने हिसाब से नीति बना सकती है, तो राज्य अगर चाहे तो इसको लागू करे मातृभाषा या न करे, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ चेंजेस किए हैं और आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि हमारे सारे स्कूल में प्राइमरी लेवल से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अगर ये शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अभी इम्प्लीमेंट हायर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ नहीं, अभी चर्चा हो रही है, लेकिन सरकारों ने इस पे शुरुआत कर दिया। आंध्र प्रदेश ने सर चेंज कर दिया कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। ये सरकारों के ऊपर है, राज्य सरकारों के ऊपर है। राज्य सरकार चाहे तो उसको कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर जब 3 भाषा के सरकार ने ऑप्शन दिया है, 3 भाषा में से एक भाषा केवल विदेशी होगी, 2 भाषा भारतीय लैंग्वेज होनी है। 2 लैंग्वेज भारतीय का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एक मतलब सपोज करिए कि कोई तमिल का बच्चा है, उसने तमिल लैंग्वेज ले लिया, तो दूसरी भाषा उसकी इंग्लिश होगी, तीसरी फ्रेंच या जर्मन नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पे। तीसरी या तो पहली तमिल हो गई, दूसरी इंग्लिश हो गई, तो तीसरी या तो उसको कन्नड़ पढ़ना पड़ेगा या उसको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, गुजराती, मराठी, कुछ भी पढ़ सकता है। यानी कि 3 भाषा का उन्होंने ऑप्शन एज इट इज रखा है, जो 1992 के एजुकेशन पॉलिसी, 1996 के एजुकेशन पॉलिसी में हाँ, वो एज इट इज है, उसमें सरकार ने बहुत सारा चेंजेस नहीं किया है। सरकार ने एक और जो अभी आपको ड्राफ्ट में जो अभी 2019 में जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था, तो उसमें सरकार ने हिंदी को कंपलसरी कर दिया था, सारे राज्य को पढ़ना ही पढ़ना है।
लेकिन उसमें एक बड़ा विरोध हो गया, आप सब जानते हैं। तो विरोध होने की वजह से सरकार ने अभी जो इसका फाइनल प्रिंट वो जो अप्रूवल दिए है, उसमें सरकार ने कहा है कि नहीं, केवल एक कंपलसरी कर दिया है कि एक आपकी राज्य की भाषा होगी जो भी आपकी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा एक विदेशी होगी, यानी कि तीन में से दो कम से कम भारतीय भाषा आपको पढ़नी है, ये एक कंपलसरी है। तीसरा आप कोई भी विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये तो हो गई, आपको मैं बता रहा था कि राज्यों पे चूंकि निर्भरता ज्यादा है कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें एक इसका ड्रॉबैक भी लगता है कि पता नहीं कितनी सरकारें इसको अपनी तरफ से, जैसे आंध्रा ने विरोध कर ही दिया है, तो इस वजह से पता नहीं कितने सरकारें इस पे इम्प्लीमेंट करेंगी नहीं करेंगी। प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन जितने हैं जो सरकारी, तो अपने यहाँ ठीक है सरकार के रूल से चलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, वो पता नहीं अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किस लेवल तक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इसमें यथासंभव, एक पूरी तरह से उन्होंने वर्ड लिखा है, तो यथासंभव में आप जानते हैं कि वो अगर चाहे तो करें, नहीं न चाहे तो नहीं भी कर सकती हैं, दोनों चीजें उनके ऊपर है। उसमें एक और इससे एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि जैसे जो एक अलग अलग क्लास क्रिएट हो जाएगा हमारे सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं इसका एक क्रिटिसिज्म जो आजकल हो रहा है, जो मुझे भी दिखता है, मुझे भी लगता है, मैं भी इसको, सरकार को कहीं ना कहीं इसमें या तो मैंडेटरी कर देना था, या सरकार को कुछ न कुछ ऐसा चेंज करना था जिसमें कुछ लैंग्वेज को लेकर के, मीडियम को लेकर के सारे लोगों को, ये तो 100% तय है कि कोई भी थिंकिंग, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पिछले हायर एजुकेशन में 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर यूनिवर्सिटी में 4 साल से हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब भी मैं आया हूँ या पहले भी मैं हायर एजुकेशन में था, तो बहुत सारे बच्चों को मैं फेस करता था, मैं खुद ही। अब मैं यूपी में था तो यूपी में हिंदी इंग्लिश में ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनका, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ी यहाँ बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी में बच्चा इंग्लिश में नहीं बोल पाता, या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को शायद हिंदी में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो सीधे सीधे उसका यह है कि बच्चे को जब आप बोला जाता है कि बच्चा आप बेटा तुम अपने लैंग्वेज में बोलो, जो उसमें जैसे छत्तीसगढ़ी है, बंगाली है, तो बंगाली में तुम बोल के बताओ क्या चाहते हो, तो बच्चे ने बंगाली में उसको बहुत फ्लुएंटली इसको एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि मातृभाषा में ये सबको, ये एक बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे अध्ययन है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पे कहा है कि बच्चे को अगर उसके मदर टंग में, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें कोई बात समझाई जाए तो बच्चे को वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे हम ही लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग जिंदगी भर अगर पैदा हुए, अगर मतलब जो भी जहाँ का है, अगर बंगाली है तो वो बंगाल में अपना बचपन से ही वो वहां से बंगाली बोल रहा है, तो वो अपने उसमें जितना कंफर्ट फील करता है उतना वो किसी दूसरे लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर सकता है। गुजराती बच्चा होगा तो गुजराती में जितना बढ़िया तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकता है, उतना वो इंग्लिश या किसी दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी बात को। तो यानी कि मातृभाषा में अगर बच्चे को हम, किसी भी बच्चे को प्राइमरी लेवल पे, जो 8 साल से 10 साल तक का जो उम्र होता है बच्चे का, उस उम्र में बच्चा को सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। यानी कि उस उम्र में हम बच्चे को जो भी सिखा देंगे वो आगे तक वो जारी रहता है। तो उनको वो सारी चीजें, इसीलिए सरकार ने पूरा जोर दिया है कि हम मातृभाषा में पढ़ाएं, मातृभाषा में उस बच्चों को सिखाएं। इससे एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक तमिल सॉरी पढ़ता है, वो मलयालम केरल की भाषा है, और वो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। मैंने एक दिन सर्च करते करते यूट्यूब पे उसका चैनल मुझे मिल गया, मैं देख रहा था, तो उस बच्चे को जब वीडियो मैंने देखा तो वो पूरी तरह से मलयालम में बोलता है, उसको दूसरी कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, लेकिन उसके वीडियो के जो यूट्यूब पे लाइक्स हैं, वो मिनिमम उसके एक वीडियो का जो सबसे कम से कम जो वीडियो पे उसके लाइक्स हैं वो 5 लाख लाइक्स हैं उसके, 4 से 5 लाख, और जिसपे ज्यादा है वो 8-8 लाख तक उस पे लाइक्स हैं। यानी कि अब देखिए, लाइक्स ऐसा तो है नहीं कि सबके सब उसके केरल, उसके राज्य वाले ही लोग उसको लाइक किए होंगे, और यूट्यूब पे तो पूरे दुनिया के लोग उसको देखते हैं, और वो क्रिएटिव आइडियाज अपने देता है, नए नए आइडिया देता है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे आइडिया देता है।
यानी कि अपने लैंग्वेज में उसने आइडिया दिया, और उस आइडिया को समझना कोई मुश्किल नहीं है, सामने वाला देखता है, उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है, और चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता है। और 8वीं क्लास में पढ़ता है अभी वो बच्चा। यानी कि ये मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा था कि अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा में समझना और पढ़ना और सीखना बच्चे के लिए कितना इजी होता है, किसी भी बच्चे के लिए। और जो ये 8वीं क्लास तक सरकार ने इसलिए इसको चेंज किया है क्योंकि सरकार का ये जोर है कि बच्चे को इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए। अगर बच्चा कुछ नया कर रहा है, कुछ नई चीजें वो खोज के ला रहा है, अब बहुत सारी चीजें, जैसे एक अभी उड़ीसा का 2 साल पहले एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, मैंने पढ़ा था उसमें। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली, उड़ीसा, वो भी एक बहुत पिछड़े जगह की, मतलब बहुत पिछड़ा जिला है उड़ीसा में, वहां की एक लड़की है। उसने क्या किया कि केला का जो केला का जो वो तना होता है, केले के तने से उसने क्या किया, उसका वेस्ट मटेरियल वो होता है एक तरह से, वो केले के पौधे में कहीं पे भी वो तने का कोई यूज नहीं है, लेकिन उस तने से उसने क्या किया कि वाटर प्यूरिफायर बनाया। और उस वाटर प्यूरिफायर का जो टोटल कॉस्ट थी, यानी कि जो उसकी मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग और सारी कितने बनते हैं, वो टोटल उसका खर्चा आया 2,000 रुपए, 2,000 से 2,200 रुपए उसकी टोटल जो लागत और मतलब सेलिंग प्राइस उसकी बन रही थी। और जो हम मार्केट में वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं, उस वाटर प्यूरिफायर का रेट जो होता है, वो कोई भी नॉर्मल ब्यूटीफायर वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो 6,000 से नीचे कोई नहीं आता। यानी कि उतने छोटे बच्चे ने एक नया तरीका का इनोवेटिव आइडियाज दिया, नया उन्होंने इन्वेंशन किया, और उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे के मतलब इनहेरेंट पावर में अगर हम उसको मौका दें, अभी स्कूलिंग सिस्टम ऐसा था कि हम बच्चे को ऐसा मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बच्चे को इतना मौका मिलेगा कि वो अपने आप को जो चाहे जहां चाहे इनोवेट कर सकता है, एक नई चीजें खोज के लाएगा, और जिस फील्ड में चाहे वो अपने आप को अपना करियर बना सकता है। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एक और एग्जांपल देता हूं, 2009 में वेंकी कृष्ण मूर्ति को, जो हमारे देश के मतलब इंडियन ओरिजिन है, और वो तमिल में उनका जन्म हुआ, सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में वो उन्होंने एजुकेशन लिया। उनके पिताजी भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। फिर वो चले गए अमेरिका, ब्रिटेन में वो शिफ्ट कर गए, और 2009 में उनको बायोकेमिस्ट्री पे नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकी जब अपने देश में थे तो सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से उन्होंने बीएससी फिजिक्स किया। बीएससी फिजिक्स करने के बाद उन्होंने एमएससी किया, फिर बाहर निकल गए, दूसरे देश में गए, फिर उन्होंने पीएचडी किया। अब देखिए उनका कैसे चेंज हुआ, और ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में चेंज हुआ, उनके अंदर वो कैलिबर था, उनको लगा कि नहीं हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब वहां गए तो पीएचडी किए, कुछ साल पढ़ाए, फिर उन्होंने बीएससी किया बायोलॉजी से, और बायोलॉजी से बीएससी करने के बाद फिर वो टीचिंग में आ गए, और उन्होंने बायोफिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनको जो नोबेल मिला, वो नोबेल मिला बायोकेमिस्ट्री में। यानी कि उनकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग अलग, कहीं से भी आप सोचेंगे कि पढ़ा उन्होंने ट्रेडिशनल, अगर जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, उस ट्रेडिशनल पढ़ाई पे अगर वो चल के जाते तो वो फिजिक्स में ही कुछ कर सकते थे, वो बायोकेमिस्ट्री में नोबेल नहीं ला पाते, या बायोफिजिक्स के वो टीचर नहीं बन सकते। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम बच्चे को अपने यहाँ इन चीजों को दबा के रखते थे कि नहीं तुमको कॉमर्स पढ़ना है तो बेटा तुम कॉमर्स ही पढ़ो, तुमको बीकॉम के अलावा कुछ नहीं करना है, बीकॉम में भी केवल वही पढ़ना है। बच्चा भले फोटोग्राफी उसका इंटरेस्ट है, अब आज के जो नई करिकुलर डिजाइन हो रही है उसमें अगर बच्चे का इंटरेस्ट फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में अच्छा करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अच्छा करना चाहता है, तो बच्चा स्विच कर सकता है। एक और जो स्कूलिंग सिस्टम पे चेंज हुआ है, मैथ का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैथ में 2 तरह का लेवल बनाया गया है, एक लेवल हाई लेवल का है, दूसरा लो लेवल का मैथ है। बच्चा अगर फोटोग्राफी का मैं एग्जांपल यहाँ पे भी ले रहा हूँ, तो बच्चा का इंटरेस्ट अगर फोटोग्राफी में एकेडमिक करियर बनाना है, तो बच्चा हाई लेवल का मैथ न लेकर के लो लेवल का मैथ चूज कर सकता है। ये सारे सब्जेक्ट में है, मैं केवल एक एग्जांपल आपको मैथ का दिया हूं। यानी कि ये बच्चे के करियर के हिसाब से, बच्चे के रुचि के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा
जिस फील्ड में अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको वहीं से उसको आगे बढ़ने का मौका दे दिया जाएगा। जो दूसरी इसमें अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि हायर एजुकेशन पे, ये तो स्कूलिंग की बात थी। स्कूल में बहुत सारे ये सारे जो मेन मेन चेंजेस थे जो सरकार कर रही है। अब मैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन पे आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बता करके। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा टाइम ले भी लिया है। तो हायर एजुकेशन में जैसे अभी जो चेंज हुए हैं, सरकार ने, जब वो बच्चा स्कूल लेवल से पढ़ के आएगा, तो अगर ग्रेजुएशन में जब वो आएगा, तो ग्रेजुएशन में अभी क्या है कि यूजीसी एक बॉडी होती थी, अलग अलग बॉडीज होती थी जो गवर्निंग बॉडीज होती थी। जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है जो टेक्निकल कोर्सेज को गवर्न करती है, एनसीटीई है जो बीएड को गवर्न करती है। तो ये अलग अलग गवर्निंग बॉडीज होते थे, रेगुलेटरी बॉडीज होते थे, जो सारे को अलग अलग चीजें होती थी। अब उनको हटा करके एक गवर्निंग बॉडी होगी। उस गवर्निंग का बॉडी का नाम होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन इंस्टीट्यूट। वो एक तरह से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक तरह से रोल होगा कि वो सारे एआईसीटीई, एनसीटीई, यूजीसी सबको हटा करके एक जो नई गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अभी क्या है कि जब आप बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता था, सॉरी अंडर ग्रेजुएशन का बीए बीकॉम का एडमिशन के लिए फॉर्म भरता था, तो उसको सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब क्या है कि वो सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। अब उसको क्या है कि कॉलेज एडमिशन एग्जाम एक कॉमन एंट्रेंस होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको ऑर्गेनाइज कराएगी, एनटीए। और उसमें जो बच्चे को एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। जैसे आप आईबीपीएस का एक एग्जाम होता है जो बैंकिंग सर्विसेज में जो तैयारी करते हैं, तो बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है, आईबीपीएस उसको एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसमें एक स्कोर देती है। उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल तक। जैसे टीईटी होता है, तो टीईटी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होती है 5 साल तक, 4 साल तक। तो वैसे ही इसकी एक स्कोरिंग स्कोर आपको मिलेगा। उस स्कोर के बेस पे पूरे देश के जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है। ये हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो अपने आप जैसे जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, तो वो लोग अपने आप को अलग रखेंगे इस फील्ड से, अगर सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया तो। ये एंट्रेंस साल में 2 बार होगा। बच्चा को अगर पहले में स्कोर कम लगता है तो स्कोर को बढ़ा सकता है दूसरे बार तैयारी करके। तो यानी कि ये अब इसमें अब ये जो एंट्रेंस होगा उसमें 2 तरह के पेपर्स होंगे। एक पेपर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, दूसरा होगा कॉमन जिस सब्जेक्ट का वो अगर फिजिक्स में देना चाहता है तो फिजिक्स का, ह्यूमैनिटीज का कोई पेपर देना चाहता है तो ह्यूमैनिटीज का, आर्ट्स में आएगा तो बहुत सारे उसके फील्ड अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन आईआईटीज और आईआईएम और जितने भी मेडिकल एडमिशन हैं, इनके लिए अलग कॉमन वही होगा जो पहले अभी तक चलता आ रहा है। सरकार ने अभी 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स कर दिया है। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में सरकार ने मल्टी एग्जिट ऑप्शन भी दिया है। मल्टी एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि आप 1 साल के बाद, जैसे आप 12वीं पढ़ लिए, 12वीं पास होने के बाद आपने बीए में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लेने के बाद 1 साल के बाद आपका मन किया कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अलाउड नहीं कर, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अलाउड नहीं करती है, या आपका उस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, आप किसी अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो अब क्या है कि सरकार ने एग्जिट ऑप्शन दे दिया कि 1 साल के बाद आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन पहले जो था वो 3 साल के कोर्स में ऐसा ऑप्शन नहीं था। 1 साल अगर आप 1 साल के बाद बाहर पहले भी छोड़ देते थे, लेकिन सारी फीस वगैरह सारी चीजें वो आपको वापस नहीं होती थी। अभी तो फीस नहीं होगा, लेकिन यह है कि 1 साल जो आपने गंवाया है उसमें सरकार ने कहा है कि अभी 1 साल के बेस पे आपको हम एक सर्टिफिकेट डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। सर्टिफिकेट का आपको एक देंगे कि आपने 1 साल पढ़ लिया, अच्छे से आपने पढ़ाई किया, उसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। दूसरे साल भी आपने पढ़ लिया, दूसरे साल के बाद आपका मन नहीं कर रहा है, तो सरकार वहां पे भी आपको एक एडवांस डिप्लोमा दे रही है दूसरे साल के बाद। तीसरे साल जब आप छोड़ेंगे, तीसरे साल तक आपने पढ़ाई कर लिया, तो तीसरे साल में सरकार आपको कहेगी
कि अब आपको बैचलर की डिग्री दे रही है, बैचलर्स डिग्री दे रही है। चौथे साल में जब आप जाते हैं तो चौथे साल में सरकार कहती है आपको कि बैचलर्स विद रिसर्च, ये आपको जो सरकार दे रही है प्रमाण पत्र, उसका नाम होगा कि बैचलर्स विद रिसर्च, बैचलर डिग्री विद रिसर्च। इसमें आपको थोड़ा बहुत फोर्थ ईयर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कुछ अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, कुछ अपना डिजर्टेशन कर सकते हैं, तो उस तरह के वो ऑप्शन दे देगी, इसलिए आपको बैचलर्स विद रिसर्च दे रही है। जो 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा तुरंत अगर पीएचडी करना चाहता है तो 1 साल का केवल एमए उसको कोर्स करना पड़ेगा, पहले वो 2 साल का कोर्स करना पड़ता था, यानी कि 4+1। उसके बाद वो उसको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। पहले एमफिल बीच में होता था, अब एमफिल पूरी तरह से सरकार ने खत्म कर दिया है। बीएड यानी कि जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट टीचिंग जाना चाहता है, जो हायर एजुकेशन में नहीं आना चाहता है, जो क्लास 10th तक प्राइमरी एजुकेशन ये में टीचिंग में जाना चाहता है, उनके लिए इंटीग्रेटेड बीएड का ऑप्शन दिया गया है। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब क्या हुआ कि आप पहली इंटरमीडिएट के बाद क्लास 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, बीए में एडमिशन लेंगे, तो वहीं पे जो चौथी साल होगी, चौथी साल आपको बीएड की डिग्री दी जाएगी। यानी कि आपका 1 साल जो पहले 2 साल का बीएड होता था, अब उसमें कम हो गया, आपको 1 साल के अंदर सारी चीजें, आपको 4 साल में बीएड भी हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, द्विवेदी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, द्विवेदी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझको लग रहा है कि द्विवेदी सर से हमारा संपर्क की जाए, जिससे कि बच्चे विज्ञान भी पढ़ें तो आगे बढ़ सके। तीसरा, छात्राओं के इंडोर गेम, आउटडोर गेम की हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है कि इंडोर गेम की व्यवस्था छात्राओं के लिए किया जाए, और शिक्षकों का और छात्रों का अनवरत काउंसलिंग की व्यवस्था भी इस योजना में, इस नीति में लागू की जाए तो कुछ और भी अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ किसी भी नीति को लागू करने से पहले जिस पर वह नीति लागू की जा रही है उनका प्रशिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। 2023 अभी दूर है, इन 3 वर्ष 21-22 2 वर्षों में जो है कम से कम संपूर्ण शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो तो और उत्तम होगा। अंत में मैं अपने प्रधानाचार्य साथियों से एक निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं जो मैंने किया। शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीना है, अर्थोपार्जन है, ये निश्चित रूप से है, इससे हम मुकर नहीं सकते। जीवन के 6 सुख हैं, अर्थागमो नित्य मरोगिता च, धन का आना, निरोग रहना, प्रिया च भार्या प्रिय वादनी च, प्रिय बोलने वाली और प्रिय पत्नी हो, वश्यश्च पुत्र, और 5वां वश में रहने वाला पुत्र हो। धन का आना हो, प्रिय बोलने वाली प्रिय पत्नी हो, वश में रहने वाला पुत्र हो, और अर्थ करी विद्या, विद्या कैसी हो, धन प्रदान करने वाली हो, ऐसी विद्या। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, संसार के 6 सुख हैं। तो मुझे लगता है ये वर्तमान शिक्षा नीति हमें 6 सुख प्रदान करना चाहती है। आप और आपका परिवार और आने वाले बच्चे इन 6 सुखों को प्राप्त करें। मैं अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले मैंने विद्यालय स्तर पर कुछ प्रयोग किए, जैसे संपूर्ण साक्षरता अभियान बहुत दिनों से चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। इसके लिए सरकार ने तमाम धन भी व्यय किया है। हम साक्षरता के लक्ष्य को हम विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं, छात्र होते हैं, छात्राएं, छोटे छोटे संकुलों में, छोटे छोटे अपने गांव के स्थानों पे पहुंच करके उन बच्चों को जो किसी कारण से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उनकी सांध्यकालीन कक्षाएं ले सकते हैं, उनको साक्षर बना सकते हैं। दूसरा, वो जो गांव के में रहने वाले बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, जो किसी प्रकार से किसी कारण से पढ़ नहीं सके हैं, या और प्रौढ़ जन हैं, उनको चाहे
जागृत करने की आवश्यकता है। मैंने अपने स्तर पर प्रयोग किया है, ऐसा छात्रों से करवाया है, और वो छात्र छोटे छोटे संकुल में, एक 2-4 गांव में, 5 गांव के बीच में एक संकुल बना करके उन बच्चों को देखें जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, या उन लोगों को देखें जो साक्षर नहीं है, उनके 2 ग्रुप बना करके लड़के और लड़कियां अलग अलग, छात्र छात्राएं अलग अलग, उनको एक पेंसिल एक कॉपी दे करके पढ़ाएं, साक्षर बनाएं, शिक्षा से जोड़ें, तो हम इस संपूर्ण साक्षरता के मिशन को बिना सरकारी खर्चा कर के भी प्राप्त कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद, अंत में स्वामी विवेकानंद जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बच्चा, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने ये जो बातें हम लोगों को बताई हैं, डॉक्टर शैलेश द्विवेदी जी और आप दोनों लोग की ये जो बातें थी, ये निश्चित रूप से हमारे माध्यमिक शिक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित होंगी। और हम लोग जब 2022 या 23 में जब ये शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी तो ये सारी बातें नींव का पत्थर साबित होंगी और हम लोगों को एक नई ऊंचाई देने का काम करेगी। आज चूंकि इस 5 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला का अंतिम दिन है, हम लोग तहसील बल्दी राय के विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, तो इस अवसर पर हम लोगों ने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट को 5 तहसीलों में बांट करके यह कार्यक्रम संपन्न किया, जिसमें प्रथम दिवस हमको याद है कि सदर, दूसरे दिन हम लोगों ने कादीपुर, तीसरे दिन हम लोगों ने जयसिंहपुर, चौथे दिन लंबुआ और आज अंतिम और 5वें दिन बल्दी राय तहसील को लाभान्वित किया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिचित कराया। इस पूरे वेबिनार में हमारे साथ आरबी श्रीवास्तव सर, प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल अयोध्या, श्री शेषमणि मिश्रा जी, इसके अलावा डॉक्टर पंकज तिवारी, डॉक्टर वीके झा और अन्य विद्वान जुड़े रहे हैं। खासकर आज हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी आर्य भी उपस्थित रहे। इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसके अतिरिक्त जिनके निर्देशन पर यह कार्य हो रहा था, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल फैजाबाद के संयुक्त शिक्षा निर्देशक श्री मनोज द्विवेदी जी, अपने इस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री जेपी यादव जी, इसके अलावा हमारे प्रधानाचार्य महाराजगंज श्री अंशुमान जी, श्री विजय प्रकाश मौर्य जी, और इस प्रकार अन्य एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने लगातार हमको सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, जिन्होंने भी इन बातों को सुना है, समझा है, और अपना कोई और अन्य सुझाव होगा, कोई अन्य मार्गदर्शन होगा तो हम लोग को अवश्य अवगत कराएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको अगर कुछ कहना होगा या करना होगा तो यहाँ पर हमको सूचित जरूर करिएगा, हम उसको जो है इस श्रृंखला में या इस तरह की अन्य श्रृंखलाओं में अवश्य सम्मिलित करेंगे। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम।